नाजरीन आदाब। सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में फिर एक मरतबा हाजिर है। नाजरीन, नौजवान नस्लों के जहनों को जहर आलूद बनाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। निसाब के ज़रिए से ये काम बड़े शातिर तरीक़े से अंजाम दिया जा रहा है। फिर एक मरतबा ये कोशिश की गई है कि फ़िरक़े वारियत का जहर जो है उससे ये जो नौजवान और नौनिहाल है उनके जहनों को आलूदा किया जा सके। नाजरीन, इसी हवाले से एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई है जिसमें NCERT, कौमी कौंसिल बराए तालीम व तहक़ीक़ व तरबियत, एक बड़ा इदारा है, NCERT का है ये। इसको द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के नाम से याद किया जाता है इसको। इसकी 8वीं जमात का एक निसाब मंजर आम पर आया है जिसमें मुग़ल जो दौरे हुकूमत सल्तनत दिल्ली है उसके मुतालिक जहर भरा गया है। बाबर को जाबिर और जालिम हुक्मरान करार दिया गया है। इसमें अकबर को बेरहम और संगदिल बादशाह बताया गया है और औरंगज़ेब को मनादिर को मुनहदिम करने वाले के तौर पर पेश किया गया है। इस तरीक़े से एक कोशिशें मुसलसिल जारी थी पिछले कई सालों से। RSS की ये कोशिश थी और जो दाएं बाजू की जो तंजीमें हैं उनकी ये कोशिश थी कि ये जो झूठा प्रोपेगेंडा है वो नौजवान नस्लों तक, नौनिहालों तक पहुंचाया जाए, बचपन से ही उनके जहनों को जहर आलूद किया जा सके। उसी की कोशिश कामयाब उस वक्त हुई जब 2014 में नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत मरकज़ में BJP की हुकूमत तश्कील पाई। तब से लेकर अब तक ये सिलसिला बदस्तूर जारी है और इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। सज्जाद साहब, ये देखिए, बहुत ही अफसोसनाक जो है ये ख़बर निकल के सामने आई है। NCERT जो निसाबी किताबें तैयार करने वाला इदारा है, अगर इस इदारे की जानिब से इस मुल्क के लिए नई जो है किताबों में जो तारीख़ है, तारीख़ को मर्ज करने की अगर एक इदारा, एक मोतबर इदारा जो है कोशिश करता है, तो इससे बड़ा अलमिया इस मुल्क का और क्या हो सकता है। देखिए, जब से सन 2014 में BJP की हुकूमत आई है मोदी की क़यादत में, उन्होंने हर कदम पे झूठ बोला है। आपको याद होगा, इन्होंने कहा था कि इतना पैसा बाहर के मुल्कों में पड़ा है इंडिया का कि अगर वो आ जाएगा तो हर शख्स के अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे, ये कहा था। और उन्होंने कहा था कि 2014 के बाद उन्होंने कहा था कि नोटबंदी अचानक कर दी गई थी। तो मोदी के जो है ये दावा था कि आज एक बार मेरे लिए कतार झेल लो, उसके बाद जो है आपको कभी भी कतार में खड़ा होना नहीं पड़ेगा। एक बार आप मेरे लिए कतार झेल लो, उसके बाद जो है इंडिया को हम इतना बेहतरीन कर देंगे, इंडिया के नज़्म व नस्र को, कि फिर आपको कतार जो है आपके मतलब ये कि आपके लिए क़िस्सा पारीना बन जाएगी, माजी का हिस्सा बन जाएगी। फिर हम देख रहे हैं कि आज तक कतारें अपनी जगह बरकरार हैं, मुसीबतें अपनी जगह बरकरार हैं, मईशत में कोई फ़र्क नहीं है। और जो नोटबंदी के बाद जो छोटी सनतें होती हैं वो छोटी सनतें पूरी तबाही के दहाने पर तबाह हो गई हैं, तबाह हो गई हैं, बिल्कुल। तो मतलब बोलने का ये है कि हर इश्यू पे, हर बात पे, हर फैसले पे उन्होंने झूठ बोला है। तो इनकी बुनियाद ही झूठ पे बनी है। ये वज़ीर आज़म होते हुए कहते हैं कि जो है अगर आप जो है हमें वोट नहीं दोगे तो आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। ये कहते हैं कि आपको जो है आपको एक मतलब आपको 2 नंबर का शहरी बना दिया जाएगा। इस तरह की अजीब व गरीब बातें करके वज़ीर आज़म जो है इलेक्शन की मुहिम चलाते थे। तो बहरहाल जो है प्रोपेगेंडे की बुनियाद पे, झूठ की बुनियाद पे, नफ़रत की बुनियाद पे आज तक ये हुकूमत करते आ रहे हैं। अब देखिए, सीधी सीधी बात है, हमेशा से इनको मुग़लों से बुग़्ज़ है। जिन मुग़लों ने इस मुल्क को अज़ीम शान बनाया, अंग्रेज़ों ने तो इस मुल्क को खोखला कर दिया। यकीन मानिए, ये मैं माजरत चाह रहा हूँ, आपको रोक रहा हूँ, ये बात हकीकत है कि मुग़ल जो है वो जब हिंदुस्तान पर आए, उन्होंने हुकूमत की, तो यहाँ से कुछ लेकर गए नहीं। वो ना सिर्फ इस मट्टी में दफन होने को तरजीह दी, बल्कि हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसको मजीद खूबसूरती की बुलंदियों पर लेकर गए। उसकी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। लाल किले की फसील हो,
जहां से ठहर कर हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को वजीर आजम तकारीर करते हैं वहां से, और बड़ी बड़ी सरकारी तकारीब वहां पर मुनक्किद होते हैं। आज भी सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज है। कुतुब मीनार हो, आज भी सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज है। चार मीनार है, जो हम कहते हैं कि जुनूबी हिंद का सबसे बाविखार और अजीमुशान शाहकार कहा जा सकता है, तामीरी शाहकार उसको वो लाखों और करोड़ों रुपए की आमदनी का जरिया बना हुआ है हुकूमत का, खासतौर पर मरकजी हुकूमत का, क्योंकि मरकजी महकूमे आर्कियोलॉजी के तहत, आसार कदीमा के तहत ये इमारतें आते हैं। ताजमहल ले लें आप, और ऐसी बेशुमार तामीरी शाहकार है जिससे करोड़ों रुपये हुकूमतें कमाती हैं। तो मुगलों ने यहाँ पर आया, यहाँ पर हुक्मरानी की, यहाँ से लेकर कुछ गए नहीं और इस मुल्क को दिया, जबकि अंग्रेज यहाँ पर आए, यहाँ पर हुकूमत की, यहाँ से हर चीज लेके गए। उसके बावजूद भी ये जो आइडियोलॉजिकल नजरियात की जो हामिल बीजेपी है, उनके जो अलंबरदार जिसको कहते हैं, उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, अंग्रेजों की आओ भगत की, अंग्रेजों की आज भी गुलामी करते आ रहे हैं। आज भी जो है ट्रम्प चाहे कितनी जो है आपके खिलाफ बात कर ले, आप पे डबल टैरिफ लगा दे, लेकिन आपकी जुबान से एक लफ्ज नहीं निकलता अमेरिका के खिलाफ। आप किस तरीके से जहनों को, नौनिहालों के 8वीं जमात के जो तुलबा हैं, स्टूडेंट्स जो 8वीं जमात के हैं, उनके जहनों को कच्ची उम्र से जहर आलूद बनाने का काम किया जा रहा है, उनके जहनों में डाला जा रहा है। क्यों आप ये नहीं कहते कि भाई मुगलों ने ही ताजमहल बनाया, मुगलों ने ही कुतुब मीनार बनाया, मुगलों ने ही लाल किला बनाया, ये क्यों शामिल नहीं करते अपने? बिल्कुल, देखिए आज भी आपने जो है तस्करा किया था लाल किले का, कि आज भी इस मुल्क की अजमत, इस मुल्क के रब, इस मुल्क के शान की अलामत है ताजमहल, और ये बात आप तस्लीम करते हैं क्योंकि 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पे आप लाल किले की उसी फसील से खिताब करते हैं। आप कहीं और से खिताब कहीं और नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पता है कि इस मुल्क की शान, इस मुल्क का जो राब है, इस मुल्क का जो दबदबा है, इस मुल्क का जो अज़ीमुश्शान जो रुख है, वो रुख यहीं से नज़र आता है, इसी लाल किले की फसील से नज़र आता है। आज भी आप उसी लाल किले की फसील से, जिसको शाहजहाँ ने बनाया था, मुग़ल शहंशाह ने बनाया था, उस लाल किले की फसील से आप जो है कौम से खिताब करते हैं। और अफसोस कि आपने जो है मुग़लों को एक सफाक करार दिया, कातिल करार दिया, जालिम करार दिया, बेरहम करार दिया, मंदिरें तोड़ने वाला करार दिया, मुग़लों को ये करार दे रहे हैं। देखिए आपने जो है एक अहम बात आपने कही थी कि मुग़ल यहाँ आए, यहाँ हुकूमत की, यहीं पे वो रहे, यहाँ की दौलत को उन्होंने यहीं पे रोटेट किया और इस मुल्क को जो है सोने की चिड़िया बनाया और इसी सरज़मीन में दफन हुए। और इनकी मोहब्बत, वतन से मोहब्बत का आलम आप देखिए कि बहादुर शाह ज़फ़र जो आखिरी फरमान रवा थे मुग़लों के, जब अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह ज़फ़र को लाल किले से, जब अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह ज़फ़र को लाल किले से जो है गिरफ़्तार करके रंगून में काला पानी में जब उनको कैद कर दिया था, तो उस वक्त और बहादुर शाह ज़फ़र ने एक शेर लिखा था जो आज भी लाजवाल है। उनके दर्द का जो है कितना, मतलब अपने वतन से कितना उनको दर्द था, उसकी जो है एक बहुत बड़ी मिसाल है। उन्होंने कहा था कि कितना बदनसीब है ज़फ़र, कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन में मिल ना सकी कोई यार में। ये मतलब उनके आखिरी दिनों में उन्हें इस बात का इतना मलाल था, इतना दर्द था, इतना अफसोस था कि उनको अपने वतन में जो है ज़मीन नहीं मिल रही है 2 गज़ दफन होने के लिए। तो बेसाख्ता उन्होंने शेर लिख दिया था और वो शेर आज भी जो है पूरे मुल्क में, पूरी जो है, आप जब भी जो है हमारा उर्दू का दीवान खोलेंगे, जब भी आप लाजवाल अशार की बात करेंगे तो इस अशार को सुनहरी लफ्ज़ों में लिखा हुआ पाएंगे। उनका मदफन जो बहादुर शाह ज़फ़र का जो है वहाँ पे रंगून में वहाँ पे वाक़ है, तो आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ भी जहाँ उनकी कब्र है, वहाँ भी जहाँ उनका मज़ार है,
इस शेर को जली उर्फों में लिखा गया, जली जी उर्फों में। यकीनन। तो ये देखिए, जो है ये मुगलों की जो है वतन से तारीख है, मोहब्बत है। बिल्कुल वतन आपकी से। क्या मोहब्बत है, आप यकीनन बताइए। जी मुगलों की जो वतन से मोहब्बत है जी वो लाजवाल है। उसकी कोई मिसाल आप नहीं पेश कर सकते। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जी जिससे ये जाहिर होता है कि मुगलों ने न सिर्फ इस मिट्टी से मोहब्बत की है, बल्कि इस मिट्टी को, इस मुल्क को, इस वतन को जो है अपना वतन अजीज बनाकर उन्होंने इस तरक्की की ऊंचाइयों पर इसको लेकर गए। जी जी देखिए, पहले तो ये जो तारीख कार है, जो मौर्रखीन है, जिन्होंने ये तैयार किया है निसाब, वो तो ये शायद या तो हो सकता है क्या वो किसी एक आइडियोलॉजी से मुतासिर है, या फिर वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उन्होंने तारीख हासिल की है। जी क्योंकि 2014 के बाद जो जितने भी जामे हैं, बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं जो तहकीक का काम करती हैं, वो उनके मुकाबले में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है उसका सर्टिफिकेट ज़्यादा अहमियत का हामिल हो गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इन्होंने तारीख हासिल की है। जी अब हम देखेंगे कि पहले तो ये कोशिश की गई कि फिल्मों के ज़रिए, जी झूठे प्रोपोगंडों के जरिए जो इस मुल्क की अक्सरियती आबादी है उसके जहनों को उनके खराब करने की खराब कोशिश किया की गई। जाए। हालिया दिनों में एक फिल्म आई थी छावा। वो छावा का भी जो इस तरीके का जो उसको तोड़ मरोड़ कर तारीख उसमें पेश की गई। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके का काम ये लोग मुसलसिल कर रहे हैं, उसमें जब मुकम्मल तौर पर ये नाकाम हो गए, मुल्क की अक्सरियत ने उसको मुस्तरद कर दिया, तो अब ये जहनों को जो है, नौनिहालों के जहनों को आलूदा करने का, फ़िरका वारियत के जहर से आलूदा करने का काम इन लोगों ने शुरू कर दिया है। देखिए अफसोस की बात ये है, देखिए हमें अफसोस इस बात पे नहीं है कि इस मुल्क में जो बरसर इक़्तिदार हैं उनका क्या जहन है। उनको तो अपनी कुर्सी प्यारी है, कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, यहाँ पे आला तालीम याफ्ता माहिरीन बैठते हैं और ये आला तालीम याफ्ता माहिरीन जो है निसाब तैयार करते हैं। अफसोस हमें इस बात पे है कि ये आला तालीम याफ्ता माहिरीन जो है इनसे कैसे जो है हिदायत ले रहे हैं, कैसे इनके इशारों पे चल रहे हैं। क्या उनका ज़मीर ज़िंदा नहीं है? क्या उनको एहसास नहीं है? जहाँ तक देखिए सज्जाद साहब, मैं आपकी बात से मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हूँ, मगर यहाँ पर यह है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं जी, ख़ास तौर पर तालीम के मैदान में जो है, सरकारी जो शोबे हैं, शोबाजात में ऐसे लोगों को लाकर बिठाया गया है जो एक आइडियोलॉजी पर, आरएसएस की जो एक आइडियोलॉजी है, सावरकर की, गोलवलकर की जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोगों को, वो उस आइडियोलॉजी पर चलने वाले लोगों को लाकर वहाँ पर बिठा दिया गया है। एनसीईआरटी जो है, ये जो महकमा है, ये महकमा भी उसकी शर से महफूज नहीं रहा है। इसी वजह से ये काम किया जा रहा है और आसानी से ये निसाब में तब्दीलियां जो तारीखी हक़ाइक़ से उनका कोई लेना देना नहीं है, उसके ऐन बरअक्स है, वो वाक़यात को निसाब में बासानी शामिल कर दिया जा रहा है। बिल्कुल। देखिए 8वीं जमात के बच्चे जब आला तालीम के लिए यहाँ से निकल के बाहर जाएंगे, हो सकता है कोई ऑक्सफोर्ड चला जाए, हो सकता है कोई कैम्ब्रिज चला जाए, हो सकता है कोई दुनिया की कोई और यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ने के लिए चला जाए। वहाँ वो देखेगा मुग़लों की तारीख, तो वो तो जो है हैरतज़दा हो जाएगा। उसके बाद आपकी तारीख की क्या अहमियत रह जाएगी? सबसे बड़ा सवाल है। यकीनन ये बहुत अहम नुक्ते की तरफ आपने इशारा किया है, क्योंकि जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं, उन लोगों ने बड़ा तहक़ीक़ का बड़े पैमाने पर मुग़लों की हुक्मरानी पर तहक़ीक़ की है और बहुत सारे मकाले और बहुत सारी तहक़ीक़ी मवाद जो है उनके पास मौजूद है, उनके लाइब्रेरीज़ में मौजूद है। और जब ये बच्चे वहाँ पर जाकर तालीम हासिल करेंगे और जब उनकी नज़रों से ये गुजरेगा, तो शायद यकीनन आज जिन लोगों ने ये तैयार किया है निसाब, शायद उनके ताल्लुक़ से हक़ाइक़ जो है उनके जहनों को खोल देंगे यकीनन। अब आप देखिए, एक तरफ निसाब में ये काम किया जा रहा है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा जो है, कांवड़ यात्रा 16 से 23 जुलाई तक बड़े पैमाने पर मेरठ से मुजफ्फराबाद, पिछले 2 दिन से हम इसके ऊपर मुसलसिल बात कर रहे हैं, हंगामा आराई भी हुई कांवड़ यात्रा के दौरान, ढाबों
को निशाना बनाया गया, क्यूआर कोड वहाँ पे लुज़ुम, उसका क्यूआर कोड का लुज़ुम अमल में लाया गया हुकूमत की जानिब से। मगर एक खबर, सनसनीखेज खबर ये निकल कर आ रही है 16 से 23 जुलाई तक वहाँ पर स्कूलों को उन अजलाओं में, जिन जहाँ अजलाओं से से गुजरेगी 540 किलोमीटर के रास्ते में जो अजला आते हैं उत्तर प्रदेश के, जी उन अजलाओं में 16 से 23 तारीख तक स्कूल बंद रहेंगे। स्कूल जी बंद अगर कर रहे हैं तो क्या इससे तालीम मुतासिर नहीं होगी? बिल्कुल आप एक बिल्कुल तरफ तो ईद की छुट्टी जो जी है वो देने के लिए हिचकिचाते हैं, आप जुम्मतुल विदा का जब मामला आता है तो जुम्मतुल विदा के दिन नमाज के लिए इस्तिस्ना जो है वो देने से आपको घबराहट महसूस होती है, जी बिल्कुल या फिर आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं, जी या फिर आप अपना हसद या बग़ज़ जो जहर आपके दिल दिमाग में भरा हुआ है वो निकालते हैं, और आप 16 से 23 तारीख तक आप उत्तर प्रदेश के उन अजलाओं में स्कूलों को बंद कर दे रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, आप नमाज पे आपको एतराज़ है, आपको जो है नमाज पे एतराज़ है, मुसलमानों की इबादतों पे एतराज़ है, लेकिन यहाँ पे ये कावड़ यात्रा जो निकलती है, अब उस देखिए, आमतौर पे कहा जाता है कावड़ यात्रा का सिलसिला शुरू होता है 12 तारीख से, तो ये 25 तारीख तक चलती है। तो आपने 16 तारीख से 23 तारीख तक जो है उन उन रास्तों में, उन अजला में जहाँ से ये गुजरेगी, आपने स्कूल बंद कर दिए। आपने जो है पूरे तालीम के जो एक सिस्टम है उसको ठप करने की आपने कोशिश की है। देखिए, कांवड़ यात्रा है, वो यात्रा अपने रास्ते से गुजर जाएगी, तो उसके लिए स्कूल बंद करने की नौबत क्यों आ रही है? और ये क्या जो है पैगाम जो है आप देना चाहते हैं बाकी मुल्क को, या फिर जो है रियासत को, या रियासत के आवाम को? क्या पहली बार कांवड़ यात्रा निकल रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए, हमने इससे पहले भी बात की थी कि ये तो आज़ादी के बाद से या फिर आज़ादी से पहले से ये सिलसिला कांवड़ यात्रा का जारी है। कभी भी इस तरह के जो है हालात पैदा नहीं हुए थे जो अब किए जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा के नाम पे आप जिस तरह का वहाँ पे इंतशार बर्पा कर रहे हैं, जिस तरह के हालात वहाँ पे बना रहे हैं, जिस तरह से आप नफ़रत का एक नया माहौल पैदा कर रहे हैं, मुसलमानों के ढाबों या फिर जो है रास्ते में आने वाली दुकानों पे आप हिदायत जारी करते हैं कि नाम लिखे जाएं ढाबे के सामने। बाज़ाब्ता क्यूआर कोड का तो जी लुज़ुम हो गया। आप क्यूआर बिल्कुल कोड आप स्कैन करेंगे तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि दुकान के मालिक का नाम क्या है, और अगर कोई क्यूआर कोड नहीं लगाता है तो उस पर भारी जुर्माना आयद करके उसकी दुकान को बंद कर दिया जा रहा है। देखिए, कल सरजनिश की थी सुप्रीम कोर्ट ने। जी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ये फैसला सुनाया, यूपी की हुकूमत को जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सख्त अल्फाज में यूपी की हुकूमत की मलामत की और कहा कि इस तरीके से क्यूआर कोड नहीं लगाया जा सकता, इस तरीके से लोगों को बांटने की कोशिश नहीं की जा सकती, इस तरीके से किसी के मज़हब को पहचानने की कोशिश नहीं की जा सकती। ये मुल्क पूरे अवाम का है, तमाम मज़ाहिब के एहतराम इस मुल्क की जो है शान है, और जो है आइन तमाम मज़ाहिब के एहतराम की गुंजाइश फराहम करता है। आइन इस बात की किसी को भी इजाज़त नहीं देता कि वो मज़हब की बुनियाद पे कोई फ़ैसला करे, या मज़हब की बुनियाद पे कोई हिदायत जारी करे, या मज़हब की बुनियाद पे जो है दादागिरी करे। यहाँ पे हम सीधे मानों में यही कह सकते हैं कि मज़हब की बुनियाद पे दादागिरी करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। एक जानिब तो ये है कि आपने क्यूआर कोड लगा दिए, आपने नाम लगाने की हिदायत जारी कर दी, आपने मुसलमानों के जो है ढाबों को, दुकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, आपने जो है मारपीट का माहौल बना दिया, सब कुछ आप कर रहे हैं। और फिर उसके साथ साथ आपने एक नया मसला पैदा कर दिया कि 16 से 23 जुलाई तक इस कांवड़ यात्रा के रास्ते में स्कूल बंद रहेंगे। यकीनन ये भी एक जो है एक मानों में हम ये कह सकते हैं कि ये जो नया जो है सिलसिला शुरू किया गया है, इससे साफ तौर पे ज़ाहिर हो रहा है कि आपको कांवड़ यात्रा की बुनियाद पे सियासत करना है। यकीनन ना सिर्फ कांवड़ यात्रा बल्कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं मजहब की बुनियाद पर, हिंदुइज्म की बुनियाद पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हुकूमत कर रहे हैं, और आगे भी उनको हुकूमत इसी बुनियाद पर करना है। एक तरफ स्कूलों को छुट्टियां दे दी गई, तातीलात दे दी गई 16 से 23 तक। मैं कल रात में कुछ सर्च कर रहा था, कुछ देख रहा था, तो उसी सिलसिले में बहुत सारी रिपोर्ट्स मेरे सामने निकल कर आए। सोशल मीडिया के हवाले से कुछ खबरें हैं।
उसमें ये चीज सामने आई है कि 523 ऐसे स्कूल, सरकारी स्कूल्स हैं जो उत्तर प्रदेश में हुकूमत बंद कर रही है या बंद कर चुकी है। वहां पर स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है, सरकारी स्कूलों को। सरकारी तालीम जो है वो सरकारी सतह पर जो तालीम मुफ्त जो आवाम से इस्तेफादा उठा रही थी, वो उससे आवाम को महरूम करने का काम किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के जो काराकीन है, कारकुन है, लीडरान है, उन्होंने सड़कों पर उतरकर इस ज़िमन में एहतजाज भी किया है। वहां पर एक तरफ स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है, दूसरी तरफ शराब के जो ठेके होते हैं वो ठेकों के लिए एक बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है। हर गांव, हर बस्ती, हर जिले में ठेके दिए जा रहे हैं शराब के। आप एक चीज, एक जो अमित शाह का एक टर्म है, इस्तेलाह है, वो यूज करते हैं अक्सर, क्रोनोलॉजी। तो वो क्रोनोलॉजी को समझिए आप। तेलंगाना में शराब के ठेकों के हवाले से सीबीआई, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। दिल्ली में जो है साबिका हुकूमत जो थी आम आदमी पार्टी की, उसके बड़े बड़े कायदीन बशमूल खुद चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को वो शराब के जो बदउनवानियां हैं लिकर स्कैम में, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हमारे तेलंगाना से कविता जो रुकन कानून साज काउंसिल है, उन्हें जो है कि कविता, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और बड़े शराब के जो टाइकून से तेलंगाना के, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। एक तरफ दिल्ली में ये हुकूमत की, मरकजी हुकूमत की ये पॉलिसी है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में शराब के ठेके। यहां तक के पहली बार ये चीज सुनने में आई सज्जाद साहब, बाय वन गेट वन फ्री का जो वो हरबा है, वो उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल हो रहा है। उत्तर प्रदेश हुकूमत अगर किसी को एक शराब का ठेका कोई खरीदता है तो उसे एक ठेका मुफ्त दे रही है। आप ये किस तरीके की पॉलिसी मरकजी हुकूमत की शराब को लेकर, गैर बीजेपी की जो रियासतें वहां और बीजेपी की जो रियासत है वहां पर किस किस्म की पॉलिसी इख्तियार किए हुए, ये आवाम तक ये बात पहुंचनी चाहिए। आज एक तरफ आप स्कूल बंद कर रहे हैं, कई स्कूल है जहां पर आंगनवाड़ी स्कूल शुरू करने का ऐलान हुकूमत की जानिब से किया गया है। आंगनवाड़ी स्कूल जो है वो बिल्कुल जुज़वी काम करते हैं, वो कम वक्त के लिए उनका पढ़ाई होती है और वहां पर जो मियारी तालीम होती है वहां पर नहीं मिल सकती। एक बच्चों को रागिब करने के लिए आंगनवाड़ी स्कूल, जो गरीब लोगों के बच्चे जो हैं उनको वहां पर लेके जाया जा सकता है, मगर जो मियारी तालीम मिलना है वो सरकारी स्कूल में ही मिल सकती है। तो एक तरफ स्कूल आप बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप शराब के ठेके खोल रहे हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश को, योगी आदित्यनाथ से ये सवाल है, क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को शराब, हिंदुस्तान में शराब का सबसे बड़ा मरकज बनाना चाह रहे हैं? यकीनन देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यूपी के कायदीन ने भी ये सवाल उठाया है और कहा है कि आखिर यूपी की हुकूमत चाहती क्या है। जैसा कि आपने कहा, जैसा कि हम बात करते आ रहे हैं, कांवड़ यात्रा के बहाने आपने स्कूल बंद कर दिए, शराब के ठेके आपने जो है 31 मार्च से आपने जो है एक नया कानून शुरू कर दिया शराब के ठेकों का। अब जिसकी वजह से वहाँ शराब की दुकानों ने जो है एक सेल लगा दिया है उन्होंने। वो चाहते हैं कि 31 मार्च से पहले उनका पूरा स्टॉक ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए वो एक पे एक फ्री देने की बाय वन गेट वन का जो है उन्होंने एक काम शुरू कर दिया है। अब बाय वन गेट वन के नाम पे अब ये खबरें भी आ रही हैं कि शराब की दुकानों पे हुजूम है। पहले ही यूपी में क्राइम की शरह इतनी खौफनाक हद तक बढ़ गई है। खुद अखिलेश यादव के बयान सुन लीजिए आप। अखिलेश यादव का कहना है कि जब से बीजेपी सरकार आई है यूपी में एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से ठप होकर रह गया है और क्राइम अपनी इंतहा को पहुंच गया है। तो क्राइम की सूरत हाल के बीच अगर आप शराब जो है मुफ्त में बांटने, एक पे एक फ्री का मतलब क्या है? आप शराब मुफ्त में बांटना, मुफ्त में बांट रहे हैं आप शराब जो है, अगर इस तरीके से मुफ्त में बांटने लग जाएं तो फिर क्या होगा हाल वहाँ के आवाम का। पहले ही वो बेरोजगारी से परेशान है, पहले ही वो जो है माशी बदहाली से परेशान है, पहले ही उनकी सूरत हाल इतनी ख़राब है। इतनी ख़राब सूरत हाल में अब ये एक नया मसला शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से वहाँ पे शराब के, पहले तो अंधाधुंध शराब के ठेके दिए गए, हज़ारों लाखों की तादाद में दुकानें खोली गई हैं शराब की, और फिर अब शराब जो है इस तरह मुफ्त में बांटी जाने लगे। इस तरह से जो है
अब उनका कहना है कि 31 मार्च से पहले हमको जो है क्लियर करना है स्टॉक, जी क्योंकि उसके बाद एक नया कानून लागू होने वाला है यूपी में। उस कानून के तहत शराब वापस नहीं ली जाएगी। जी मतलब एक बार दुकानदार ने शराब खरीद ली तो फिर वो वापस नहीं कर सकता। जी तो इस नए कानून से बचने के लिए वो चाहते हैं कि पहले उनके पास जो स्टॉक है वो क्लियर कर दिया जाए। जी। तो इस क्लियर करने के चक्कर में लोगों को शराब का आदी बनाया जा रहा है, ऐसा ही जो है महसूस हो रहा है। यकीनन शराब का आदी ना सिर्फ बनाया जा रहा है, मगर अहम बात यह है कि स्कूलों को बंद किया जा रहा है, शराब के ठेके खोले जा रहे जी हैं। बिल्कुल। तो रियासत उत्तर प्रदेश को तालीम से महरूम करके महरूम किया जा शराब रहा का आदी बनाया जा रहा है। बिल्कुल। आंगनवाड़ी के यकीनन आपने जो है बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई है कि स्कूल बंद करके आंगनवाड़ी खोलना, गोया आप अपनी नई नस्ल को तालीम से महरूम करना चाह रहे हैं। यकीन तालीम से महरूम जी करना चाह रहे हैं। तो ये बड़ी अफसोस की बात है, जी क्योंकि हमें इशारा मिल गया। हम एक अहम खबर पर तबसरा कर लेते हैं सज्जाद साहब। जी यमन में निमिशा प्रिया नामी हिंदुस्तानी नर्स जी जो है, उसको उन्हें फांसी, एक यमनी शहरी के जी कत्ल के इल्ज़ाम में उन्हें फांसी दी जाने वाली थी, और ये फांसी मंगल के रोज़ दी जाने वाली थी। जी तो उसको तौसीद कर दी गई है, उसको मुलतवी कर दिया गया है फिलहाल फांसी की सज़ा को। और उसके पीछे केरला के बहुत बड़े आलिम दीन अबू बकर मुसलियार, ये इनका बहुत बड़े आलिम दीन है, केरला से इनका ताल्लुक़ है, और ये अहले सुन्नतुल जमात के बड़े आलिमों में, जुनूबी हिंद के बड़े आलिमों में इनका शुमार होता है। तो उनकी सालिसी पे, उनकी मदाखलत के बाद यमनी हुकूमत ने जो निमिशा प्रिया की जो फांसी की सज़ा है, उसको फिलहाल जो है मुलतवी कर दिया है। यकीनन देखिए, केरला की एक खातून हैं जिनको फांसी दी जाने वाली थी, निमिशा प्रिया, जो नर्स के जो है वहाँ पे नर्स का काम कर रही थी यमन में। लेकिन जो है एक कत्ल की वारदात उनके हाथों पेश आई, जिसमें जो है जिसके जुर्म में उन्हें सज़ा दी गई। आपको याद होगा कि इस मसले पे जो है बाज़ाब्ता केरला के चीफ मिनिस्टर ने मोदी से मुदाखलत की अपील की थी, और जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम जो है इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। और फिर वहाँ पे केरला की तंजीम में, यमन में जो है वो जिसका कत्ल हुआ है, जैसा कि वहाँ पे जो है एक सिस्टम है, खून बहा का सिस्टम है, तो उन्होंने 10 करोड़ रुपया खून बहा देने की भी ऑफ़र की थी फैमिली को, लेकिन वो फैमिली तैयार नहीं हुई थी। और बादशाह, वहाँ के यमन के बादशाह ने कहा था कि मंगल के दिन इस खातून का फांसी पर अमल हो जाना चाहिए। बाज़ाब्ता वहाँ से अहकामात आ गए थे, और बिल्कुल ऐसा मालूम हो रहा था कि अब ये मामला ख़त्म। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना हाथ उठा लिया, वज़ीर आज़म ने हिंद में भी हम कोशिश कर सकते हैं, जी मगर उसमें कामयाबी मिलना मुश्किल नहीं है, ज़रूरी नहीं है। मायूसी, बिल्कुल मायूसी का इजहार किया था। लेकिन उम्मीद की एक नई किरण उस वक्त जो है पैदा हुई, जब जो है केरला के जो है मुफ्ती आज़म अबू बकर अहमद जो है मुसलियार जो है इस मामले में वहाँ की जो है वहाँ के उलमा से रब्ता करते हैं, और फिर जो है इस मामले को वो मुलतवी करवाते हैं। मतलब है कि अभी इब्तिदाई तौर पे तो इसको मामले को टाला गया है फांसी के, लेकिन कहा जा रहा है कि कोशिश ये भी है कि वो जो मकतूल की फैमिली है, उस फैमिली को कन्विंस किया जाए कि आप खून बहा ले लीजिए और जो है माफ़ कर दीजिए। अगर फैमिली माफ़ कर देती है तो फिर जो है वो खातून जो है फांसी से बच जाएगी। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ इस मामले में, केरला की इस खातून निमिशा प्रिया के मामले में, मुफ्ती आज़म या फिर जो है मुख्तलिफ़ तंजीमें जो काम कर रही हैं, उन्होंने मज़हब को नहीं देखा। ये भी एक अहम नुक्ता है कि उन्होंने मज़हब को नहीं देखा। यहाँ इंडिया में जो है मज़हब के नाम पे अजीब अजीब जो है देखिए, आप यकीन मानिए, हिंदुस्तान के एक मशहूर मुमताज़ आलिम दीन की मदाखलत जो है एक बड़ा मामला जो है हुकूमती सतह पर, जब हिंदुस्तान की हुकूमत ने हथियार डाल दिया, अदालत ने इनकार कर दिया, उसके बाद शेख अबू बकर अहमद जो है वो सालिसी करते हैं, वो इस मामले में मदाखलत करते हैं।
तो फिलफोर जो है वो जो सजाए मौत थी वो मुलतवी कर दी गई है। तो आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल निकल कर सामने आती है वो भी हम अपने नाजरीन को बता देंगे। नाजरीन, चलते चलते तीन अहम खबरें हैं उस पर तबसरा कर लेते हैं, सरसरी तौर पर उस पर बात कर ले। ममता बनर्जी ने जो छत्तीसगढ़ में पिछले हफ्ते जो बंगाली मजदूर जो है वो तब हिरासत में लिए गए थे उनको छोड़ने का मुतालबा करते हुए मगरबी बंगाल की ख़ास तौर पर कलकत्ते की सड़कों पर उतरकर उन्होंने एहतजाज किया है। और हिंदुस्तान भर में IPSP, इंडियन पीपल इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन के जो तंजीम है उसकी जानिब से हिंदुस्तान भर में मुजाहिरे गाज़ा में बर्बरियत के ख़िलाफ़ जो है वो मुसलसल किए जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से दिल्ली, हैदराबाद बल्कि पूरे तमाम बड़े शहरों में ये मुजाहिरे हुए हैं। और एक खबर आलमी सतह से निकल कर ये आ रही है कि हमास से इसराइल के दरमियान में जो गुफ्तगू चल रही है, बातचीत चल रही है अमन मुज़ाकरात पर, उससे कबल जो है इसराइल एक बड़ा हमला जो है गाज़ा पर करने की तैयारी में है। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा